शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। दोस्तों, इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज की आवाज़ बनकर तो आप सबके सामने आते ही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम अलग अलग रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक लेकर आते रहते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आरुषि ध्यानी, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से जुड़ी हुई हैं, और इनकी जानकारी का आज का विषय है तुलनात्मक राजनीति के विषय एकात्मक, संघात्मक और परिसंघात्मक शासन व्यवस्था। तो पेश है ये कार्यक्रम। नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं आरुषि, राजनीति विज्ञान विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ तुलनात्मक राजनीति के विषय एकात्मक एवं संघात्मक शासन पर चर्चा करने हेतु। इन शासन व्यवस्थाओं को समझने का हमारा उद्देश्य है कि विश्व में विभिन्न जो शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन शासन व्यवस्थाओं में जो राज्य की शक्तियां हैं उनका स्वरूप किस तरह का है। राज्य की जो शक्तियां हैं वो किसी एक शक्ति पर ही केंद्रित हैं, मतलब किसी एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हैं, या विभिन्न जो है या उनका विकेंद्रीकरण है। तो इन्हीं शक्ति की जो स्वरूप है उसी को आधार बनाते हुए हम इनका अध्ययन करेंगे कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था को हम चुनते कैसे, हम पहचानेंगे कैसे कि अगर किसी देश की जो व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था है या संघात्मक व्यवस्था है। और इसमें एक और व्यवस्था जुड़ती है जिसे परिसंघात्मक व्यवस्था भी कहा जाता है। पर ज्यादातर जो देखा जाता है, ज्यादातर जो देश हैं विश्व में, उनमें जो है एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था को ही देखा जाता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बहुत बेसिक से इन सब चीजों को समझेंगे, तो इसलिए जो परिसंघात्मक शासन व्यवस्था है उसको भी हम समझ लेंगे और इन तीनों की ही तुलना करेंगे। क्योंकि हम तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं, तो अगर हम तीनों ही व्यवस्थाओं का, चाहे वो एकात्मक हो, संघात्मक हो, परिसंघात्मक हो, इन तीनों की तुलना करेंगे तो हम तीनों ही व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से समझने में समर्थ होंगे। राजनीतिक व्यवस्था में शासन शक्ति के एक स्तर पर केंद्रीयकरण या अनेक स्तरों में वितरण के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को के 3 प्रतिमान मान्य रहे हैं। उसमें शासन शक्ति का स्तर क्या है, वो केंद्रीकृत है, वो विकेंद्रीकृत है। तो इसी आधार पर हम जो है आज का जो हमारा विषय है उसको समझेंगे। पहला, जब हम एकात्मक प्रतिमान की बात करते हैं, एकात्मक शासन की बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें राज्य की जो शक्ति है, राज्य की शक्ति का प्रयोग एक स्थान पर केंद्रित रहता है। मतलब कि जो भी हमारा स्टेट है वहां पर जो भी पावर होगी वो किसी एक ही स्थान पर केंद्रित होगी। मतलब जैसे अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र के पास ही सारी शक्तियां होंगी, सारी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। दूसरा, जो परिसंघात्मक व्यवस्था है जिसे इंग्लिश में कन्फेडरल भी कहा जाता है, ये बहुत ही कम देशों में ये व्यवस्था पाई जाती है। इसका जो स्वरूप है वो एकात्मक व्यवस्था से बिल्कुल उसके विपरीत है। इसमें जो राज्य शक्ति का प्रयोग है वो अनेक स्थानों पर केंद्रित होता है। मतलब कि जो शक्ति है वो विभिन्न स्थानों पे रहेगी, मतलब किसी एक जगह पर शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा बल्कि विभिन्न स्थानों पर शक्ति होगी। तीसरी जो व्यवस्था है संघात्मक व्यवस्था, जिसको फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है, और सभी लोग इस व्यवस्था से रूबरू होंगे क्योंकि भारत में भी इस व्यवस्था का जो है कुछ जो लक्षण है वो भारत में भी पाए जाते हैं। और बार बार इस व्यवस्था का नाम जब भी हम भारत की व्यवस्था, शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो है ये हमें बार बार सुनने को मिलता है ये शब्द। जनरली इसका मतलब क्या है, कैसे ये जो है एकात्मक व्यवस्था और परिसंघात्मक व्यवस्था से अलग है, अब हमें ये समझना है। तो जिसमें क्या है कि राज्य शक्ति का प्रयोग 2 स्तरों पर होता है।
जो राज्य शक्ति है वो दो स्तरों पर स्थापित होगी, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। मतलब कि जो शक्ति का जो बंटवारा है वो दो शक्तियों पर बटा होगा, वो होगा केंद्र और राज्य। और जैसे कि जो हमारी एकात्मक व्यवस्था है जिसको इंग्लिश में यूनिटरी कहा जाता है, तो इसमें जो शक्ति होती है वो एक ही जगह पर केंद्रित होती है। परिसंघात्मक में विभिन्न स्थानों पर, मतलब बहुत अलग अलग जगहों पर यह केंद्रित व्यवस्था होती है। और संघात्मक में दो इकाई बता दी गई है, दो इन इकाइयों में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। तो ये है इनका जो बेसिक जो डिफरेंस है तीनों ही शासन व्यवस्थाओं का, वो इस तरह से है। अब हम इन सभी, मतलब चाहे वो एकात्मक हो, संघात्मक है, परिसंघात्मक शासन व्यवस्था है, इन तीनों ही व्यवस्थाओं को और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो जो एकात्मक शासन व्यवस्था है इसमें क्या है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति वो संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार में निहित की जाती है। जितनी भी शक्ति होगी वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार पर निहित होती है, तथा जो राज्य शक्ति के प्रयोग में केंद्रीय सरकार ही सर्वोपरि होती है। अब इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर इसका मतलब स्टेट नहीं होते होंगे, ये इकाइयां नहीं होती होंगी। यहाँ पर मतलब अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए विभिन्न जो है प्रादेशिक सरकारें होती हैं, क्योंकि अकेले जो है सेंटर, जो केंद्र है, वो अपने इतने बड़े जो हमारा एरिया है पूरे देश को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो हम एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से देखें तो ये संभव नहीं है। तो ये जो एरिया होता है यहाँ पर, ये जो है प्रादेशिक सरकारें यहाँ पर होती हैं। तो प्रादेशिक सरकारें और स्थानीय सरकारें दोनों होती हैं, ये अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाई जाती हैं और केंद्रीय सरकार के द्वारा ही स्थापित की जाती हैं, और इन्हें जो है आवश्यक सत्ता प्रदान की जाती है, और इन पर जो है पूर्ण नियंत्रण वो केंद्र सरकार का ही होता है। तो इसका जो मतलब है बेसिकली वो ये है कि एकात्मक जो शासन व्यवस्था होती है इसमें जो है केंद्रीय सरकार होती है, केंद्रीय सरकार ही सारी शक्तियों का प्रयोग करती है, एक्सरसाइज करती है, लेकिन अपनी प्रशासनिक सुविधा हेतु उसके द्वारा, केंद्र के द्वारा कुछ जो है प्रादेशिक और स्थानीय सरकारें बनाई जाती हैं और उनको जो है कुछ हद तक सत्ता दी जाती है, लेकिन जो नियंत्रण होता है वो पूर्णतः केंद्र सरकार का ही होता है इन सरकारों पर। एकात्मक राज्य को शासन की सुविधा एवं कार्यकुशलता की प्राप्ति हेतु प्रदेशों अथवा प्रांतों में विभक्त किया जाता है। जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर शासन अच्छे से चले, कार्यकुशलता के साथ चले, इसलिए प्रदेशों अथवा प्रांतों में इस पूरे एरिया को विभक्त किया जाता है। लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जो स्थानीय सरकारें होती हैं इनका अपना कोई पृथक, स्वतंत्र और मौलिक सत्ता नहीं होती है। इनकी जो भी सत्ता है वो जितना जो कुछ भी अपने राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, वो सभी जो है केंद्र के द्वारा उनको हस्तांतरित की गई है। इन सरकारों के सभी अधिकारों का स्रोत जो है वो संविधान नहीं है। तो ये वाला जो पॉइंट है कि इन सरकारों की अधिकारों का स्रोत संविधान नहीं है, संविधान ना होकर केंद्रीय सरकार है, तो क्योंकि केंद्रीय सरकार है इसलिए सारी सत्ता जो है वो केंद्र के पास हो जाती है। और यही जो हमारी लाइन है कि मतलब जो इनकी प्रशासकीय अधिकारों का स्रोत संविधान नहीं है, को अगर जब हम संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें हम यही देखेंगे कि जो हमारा संविधान है, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इस पूरी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो हम ये जानेंगे, जैसे कि हमारा जो संविधान है, संविधान की जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 में साफ तौर पर मेंशन है कि जो हमारे केंद्रीय विषय है वो क्या होंगे, राज्य सूची में जो विषय है वो क्या होंगे, और जो समवर्ती सूची है उसमें कौन कौन से विषय होंगे। इन विषयों से मतलब है कि इन विषयों पर केंद्र, राज्य ही, अगर जो केंद्र सूची, संघ सूची के विषय हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ संघ मतलब केंद्र ही कानून बना सकता है। जो विषय राज्य सूची के हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है। तो इसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि जो हमारी संघात्मक सरकारें होती हैं, फेडरल जो गवर्नमेंट होती है, वहां पर जो भी राज्य, जो स्टेट अपनी जो है ड्यूटीज, अपने राइट को जो जिस भी तरह से वो काम कर रहे हैं, उनका जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए उनकी जो पोजीशन है वो भी स्ट्रांग होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस के साथ हम इन दोनों के अंतर को समझ सकते हैं। और अब हम परिसंघात्मक जो शासन व्यवस्था है वो क्या है। परिसंघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है ये एकात्मक शासन व्यवस्था से पूर्णतः उसके विपरीत व्यवस्था है। इसमें परिसंघ शासन व्यवस्था में राज्य जो शक्ति है
राज्य शक्ति के अनेक स्वतंत्र केंद्र विद्यमान रहते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में भी कि जो परिसंघात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ पर जो शक्तियां हैं वो विभिन्न जो है केंद्रों में रहती है, विद्यमान रहती है। तो इसमें जो है अनेक स्वतंत्र केंद्र विद्यमान रहते हैं। परिसंघ जो सरकार है इन प्रादेशिक या राज्य सरकारों की सुविधा के लिए ही प्रस्थापित रहती है। ऐसी व्यवस्था में राज्य सरकारों को मौलिक सत्ता प्राप्त रहती है। जो परिसंघात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर जो राज्य सरकारें होती हैं उन्हें मौलिक सत्ता प्राप्त होती है और इन्हीं के द्वारा कुछ उद्देश्यों जैसे कि सामूहिक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग या कुछ साधनों के समुचित उपयोग की प्राप्ति संभव बनाने के लिए कुछ शक्तियां परिसंघ सरकार को दे दी जाती है। तो यहाँ पर जो है अगर हम परिसंघात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं इनके पास जो अच्छा खासा पावर होता है, अच्छी खासी इनको शक्तियां दी गई हैं। यहाँ पर जो परिसंघ व्यवस्था होती है वहां पर जो नागरिक हैं वहां के नागरिकों की निष्ठा सीधे सीधे अपनी राज्य सरकारों के प्रति होती है। केंद्र की जो गवर्नमेंट कही जाएगी, परिसंघ उसे बोला जाता है, कन्फेडरल गवर्नमेंट, उसका जो है इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है या कॉन्टैक्ट होता है लोगों के साथ। डायरेक्टली जो कनेक्ट होते हैं लोग अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ही होते हैं। परिसंघ सरकार राज्य सरकारों की इच्छा पर्यंत ही रहती है। जो परिसंघ सरकार कन्फेडरल जो गवर्नमेंट होती है ये बेसिकली राज्य जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उन्हीं के इच्छा पर्यंत ये काम करती है और उनकी जो है सेविका के रूप में इसको देखा जाता है। वास्तव में परिसंघ संबंध व्यवस्था कन्फेडरल लिंकेज सिस्टम कुछ समान लक्षणों सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में संपर्क सूचना का संवैधानिक साधन या माध्यम है। यहाँ पर जैसे कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में जो है इनके मध्य जो है संबंधों का एक माध्यम है ये जो कन्फेडरल लिंकेज सिस्टम है। तो ये है हमारी परिसंघात्मक शासन व्यवस्था। इसमें जो संबंध होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि संविधान से राज्य या प्रादेशिक सरकारों को डायरेक्ट जो है उनकी शक्तियां प्रदान की गई हैं और जो राज्य और प्रादेशिक सरकारें हैं वो डायरेक्टली वहां के नागरिकों से जुड़ी होती है और राज्य सरकारें जो है मिलके परिसंघ सरकार बनाती हैं और परिसंघ सरकार का जो है नागरिकों से एज सच कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। तो अब हम जाएंगे हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था पर। जब हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं जिसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर भी अगर हमको समझना है तो जो एकात्मक जो शासन व्यवस्था है जिसको हमने अभी पढ़ा, एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन में थी, एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में है और जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो है वो अमेरिका में फेडरल सिस्टम है। परिसंघात्मक शासन व्यवस्था का अगर हमें उदाहरण के साथ किसी देश को समझना है तो स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था है उसके लिए हमें इसका अध्ययन करना होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था पर अब हम आते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक और परिसंघात्मक शासन व्यवस्थाओं के बीच की व्यवस्था कही जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य शक्ति केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में विभक्त होती है। स्टेट की जो पावर है वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विभक्त होती है और दोनों ही स्तर राष्ट्रीय और प्रादेशिक की सरकारों की सत्ता का जो स्रोत है वो एक ही अधिसत्ता है जो कि संविधान होता है। जैसे कि मैं पहले भी जब हम एकात्मक शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे उस दौरान भी मैंने इस लाइन को समझाया था कि संविधान का हमारे जो है स्रोत होने से किस तरह से जो है स्टेट की पोजीशन भी स्ट्रांग हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ ये जो टर्मिनोलॉजी है इनका हमको समझना जरूरी है। केसी वेयर जो है वो केंद्रीय सरकार को सामान्य सरकार का नाम देते हैं। जैसे एग्जाम वगैरह में केंद्रीय सरकार की जगह सामान्य सरकार शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस टर्मिनोलॉजी से भी हमारा अवेयर होना जरूरी है कि जो केसी वेयर ने जो है ये फेडरल गवर्नमेंट पे काफी काम किया है तो वो जो है केंद्रीय सरकार को सामान्य सरकार का नाम देते हैं जिसे संघीय सरकार भी कहा जाता है। और राज्य या प्रादेशिक सरकारें और केसी वेयर ने
इस घटकों की सरकारों को प्रादेशिक सरकारों का नाम दिया। जनरली इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो है राज्य सरकार को प्रादेशिक सरकार किसने कहा है, तो केसी वेयर जो है वो जो घटकों की सरकार या राज्यों की जो सरकार होती है उन्हें प्रादेशिक सरकार का नाम देते हैं। उनका ये मानना है कि इनकी अपनी अपनी मौलिक शक्तियां होती हैं, जो इन शक्तियों के प्रयोग में ना तो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और ना ही एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं। चाहे केंद्र की शक्ति हो चाहे राज्य की शक्ति हो, दोनों ही ना तो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और ना ही एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं। दोनों ही स्तर राष्ट्रीय व प्रादेशिक की सरकारों का अपने अधिकारों के प्रयोग में नागरिकों से सीधा संबंध होता है। तो चाहे राष्ट्रीय हो चाहे, जैसे हमने अभी परिसंघात्मक शासन व्यवस्था पढ़ी, तो परिसंघात्मक शासन व्यवस्था में हमने क्या पढ़ जाना कि जो परिसंघ होता है, परिसंघ डायरेक्टली अपने नागरिकों से नहीं जुड़ा होता है। लेकिन जब हम संघात्मक शासन व्यवस्था देखते हैं तो संघात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय और प्रादेशिक दोनों ही सरकारों का अपने अधिकारों के प्रयोग में नागरिकों से सीधा संबंध होता है और नागरिकों की दोनों ही प्रकार की सरकारों के प्रति निष्ठा भी रहती है। तो ये है संघात्मक शासन व्यवस्था। अब एकात्मक, परिसंघात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में आधारभूत, अगर हमें एक बेसिक, अगर हमें कुछ बहुत ही सामान्य शब्दों में इसको समझना है तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो तीनों ही व्यवस्थाएं हैं, ये इनका जो सिद्धांत है वो अधीनता का सिद्धांत, अधीनता के सिद्धांत जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन माना जाता है। इनका जो आधारभूत सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन। अगर प्रादेशिक सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन होती है तो शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाएगा। यदि केंद्रीय सरकारें प्रादेशिक सरकारों के अधीन होती है तो ऐसी शासन व्यवस्था को परिसंघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाएगा। और यदि केंद्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकारें एक दूसरे के समकक्ष होती हैं तो इसे जो है संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाएगा। तो ये है एकात्मक, परिसंघात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाओं के बीच अंतर। इस अंतर से हम जो है विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं को समझ पाएंगे कि अगर अमेरिका है वहां पर किस तरह की शासन व्यवस्था है, वहां पर एकात्मक है, संघात्मक है या परिसंघात्मक है। भारत है, भारत में किस तरह की व्यवस्था है। और ये भी देखा जाता है, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में कुछ लक्षण जो है वो यूनिटरी फीचर, मतलब जो एकात्मक व्यवस्था के हैं, तो कुछ जो है, तो ज्यादातर जो है वो संघात्मक व्यवस्था के हैं। तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।